हजारों सालों से भारत सभ्यता और समृद्धि का केंद्र रहा है। पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले प्राचीन व्यापार मार्गों के चौराहे पर इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक गतिविधि का केंद्र बना दिया। रोमन साम्राज्य से लेकर चीनी राजवंशों तक व्यापारी और यात्री भारत की दौलत की ओर आकर्षित होते थे। भारत का धन केवल भौतिक नहीं था, यह प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों का देश था, जैसे नालंदा, जहां पूरे एशिया के विद्वान दर्शन, खगोल विज्ञान और चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए इकट्ठा होते थे। बौद्धिक और आर्थिक जीवंतता से चिह्नित इस युग ने वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के उदय ने भारत की सांस्कृतिक छवि को और समृद्ध बनाया। मुगल बादशाहों के अधीन कला, वास्तुकला और साहित्य फला फूला, ताजमहल जैसे शानदार स्मारक पीछे छोड़ गए, जो भारत की स्थायी विरासत का प्रमाण है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय उपमहाद्वीप पर एक नया खिलाड़ी उभरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में वे व्यापारियों के रूप में आए जो उस आकर्षक मसाला व्यापार से लाभ कमाना चाहते थे जिसने यूरोपीय लोगों को मोहित कर लिया था। ब्रिटिश क्राउन से शाही चार्टर के साथ सशस्त्र कंपनी ने प्रमुख बंदरगाह शहरों में व्यापारिक चौकियां स्थापित की, धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार किया। पहले तो अंग्रेज भारत के बाजारों में पैर जमाने के लिए होड़ लगाने वाली कई यूरोपीय शक्तियों में से एक थे। हालांकि उनकी महत्वाकांक्षाएं जल्द ही केवल व्यापार से आगे बढ़ गईं। मुगल साम्राज्य के क्रमिक पतन को पहचानते हुए कंपनी ने अपना प्रभुत्व जमाने का अवसर देखा। अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य के भीतर आंतरिक विभाजनों का फायदा उठाना शुरू कर दिया, रणनीतिक रूप से स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन किया और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। फूट डालो और राज करो की यह चालाक रणनीति भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की एक परिभाषित विशेषता बन जाएगी। 1657 में प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से हुआ। सैन्य रणनीति और चालाक हेरफेर के संयोजन के माध्यम से अंग्रेज विजयी हुए। भारत के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक बंगाल पर नियंत्रण हासिल कर लिया। प्लासी में जीत ने कंपनी को उत्साहित किया, जिसने उपमहाद्वीप में अपने क्षेत्रीय नियंत्रण का तेजी से विस्तार किया। उन्होंने स्थानीय शासकों के बीच मौजूदा प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाया, प्रतिरोध को कमजोर करने के लिए कुशलता से उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खेला। फूट डालो और राज करो की यह रणनीति विनाशकारी रूप से प्रभावी साबित हुई, जिससे भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निगम से एक वास्तविक शासी शक्ति में बदल गई। उन्होंने अपनी प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की, कर एकत्र किए और कभी शक्तिशाली उपमहाद्वीप पर अपनी इच्छा लागू की। भाग 4, शोषण और उत्पीड़न, ब्रिटिश शासन का काला पक्ष। भारत पर अपनी पकड़ मजबूत होने के साथ अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण का एक व्यवस्थित अभियान शुरू किया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता में बदल दिया, जबकि भारतीय बाजार में सस्ते निर्मित सामानों की बाढ़ आ गई। पारंपरिक भारतीय उद्योग अपने ब्रिटिश समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ बर्बाद हो गए। भारतीय किसानों को अक्सर खाद्य फसलों की कीमत पर नील और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे व्यापक अकाल और कठिनाई हुई। अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां लागू की जो उनके अपने व्यापारियों और व्यापारियों के पक्ष में थीं। भारतीय व्यवसायों को पंगु बना रही थीं और आर्थिक विकास को रोक रही थीं। ब्रिटिश शासन के इस दौर में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का दमन हुआ। शिक्षा और प्रशासन में अंग्रेजी भाषा थोपी गई, जबकि पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों को अक्सर हीन बताया जाता था। अंग्रेजों ने अपनी छवि में भारत का पुनर्निर्माण करने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को मिटा दिया। भाग 5, विद्रोह के बीज, 1867 का विद्रोह और स्वतंत्रता की लड़ाई। वर्ष 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण देखा गया, सिपाही विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों या सिपाहियों द्वारा शुरू हुआ विद्रोह जल्दी ही उत्तर और मध्य भारत में फैल गया।
कंपनी की असंवेदनशील नीतियों से नाराज सिपाही, जिसमें जानवरों की चर्बी से सने नए राइफल कारतूसों की शुरुआत भी शामिल है। हिंदू और मुस्लिम दोनों धार्मिक मान्यताओं का अपमान विद्रोह में उठ खड़े हुए। हालांकि अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को बेरहमी से दबा दिया गया था, लेकिन इसने स्वतंत्रता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। 1856 की घटनाओं ने ब्रिटिश अजेयता के मिथक को चकनाचूर कर दिया और प्रतिरोध की भावना को प्रज्वलित किया, जो आने वाले दशकों तक जारी रहेगा। विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया। बाद के दशकों में एक नवोदित राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व दूरदर्शी नेताओं ने किया, जिन्होंने स्वशासन और ब्रिटिश उत्पीड़न को समाप्त करने की वकालत की। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्ति शक्तिशाली आवाज के रूप में उभरे, जिन्होंने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए एक अहिंसक संघर्ष में संगठित किया। न्याय और समानता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पूरे देश में गूंजती रही, एक ऐसे आंदोलन को प्रेरित किया जिसके कारण अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता हुई।